Hello students, good morning to all of you. Myself Arjun Kumar, biology lecturer from PMI select पढ़ा हुआ 12 की। बच्चों, अभी तक आपने 10th क्लास में जो भी कुछ पढ़ा है, आज उसका हम रिवीजन कराएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो 10th क्लास में जो बायोलॉजी का चैप्टर है, पहला चैप्टर है आपका जैव प्रक्रम मीन्स लाइफ प्रोसेस। इस लाइफ प्रोसेस में आप बेसिकली क्या क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन कैसे होता है, टाइप्स क्या है उसके, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है। तो इसकी हम चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम समझ लें जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस क्या है। तो लाइफ प्रोसेस से अभिप्राय है कि किसी भी जीवधारी में होने वाली वो सभी बेसिक नीड्स जिसके द्वारा पूरी होती हैं वो जैव प्रक्रम का एक हिस्सा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, पोषण की। पोषण, न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन किसी भी जीवधारी में भोजन के इंटेक से लेकर मीन्स भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर उसका पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं बहिक्षेपण को समृद्ध रूप से पोषण कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि पोषण के कुल 5 चरण होते हैं। देखिए, पहला है भोजन का अंतर्ग्रहण मीन्स इंजेक्शन ऑफ फूड। सेकंड, अब जब भोजन का अंतर्ग्रहण हो जाता है फिर उस पर क्या होता है? एंजाइम का एक्शन शुरू हो जाता है, मीन्स उसका पाचन शुरू हो जाता है। और पाचन आप जानते हैं कि जो बृहद मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको सीधे हमारी इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में उनका स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेकडाउन होना अनिवार्य होता है। तो सेकंड पार्ट जो इसका स्टार्ट होता है वो होता है पाचन मीन्स डाइजेशन। अब डाइजेशन को हम सिंपल तरीके से समझें। जैसे सपोज करिए ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कुछ एंजाइम्स होते हैं। इन एंजाइम की प्रेजेंस में ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में इस प्रकार से टूट जाएंगे। दोनों में देखिए आप, ये क्या है? ये लार्ज मॉलिक्यूल था और ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स में यहाँ पर स्मॉल मॉलिक्यूल्स में इनका ब्रेकडाउन हो गया एंजाइम की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर ये पाचन हो रहा है। थर्ड पार्ट आता है, जब पाचन हो गया फिर अवशोषण स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। बचे हुए भोज्य पदार्थ का माइक्रोबिलाई के द्वारा यानी इंटेस्टाइनल माइक्रोबिलाई जो होती हैं उनके द्वारा खींच लिया जाता है, जिसको हम अवशोषण कहेंगे, एब्जॉर्प्शन कहेंगे। इसके पश्चात फोर्थ स्टेप आता है स्वांगीकरण। एसिमिलेशन, बहुत ही अलग वर्ड है। एसिमिलेशन से अभिप्राय है कि भोजन पाचन हो गया, खींच लिया गया, अवशोषण हो गया। उसके पश्चात जो भोजन डाइजेस्ट हुआ था वो सेल के साइटोप्लाज्म में मिक्स होता है, यानी कि एक तरह से डाइजेस्टेड फूड साइटोप्लाज्म में मिक्स होता है। इसको हम स्वांगीकरण कहते हैं या एसिमिलेशन कहते हैं। फिर लास्ट स्टेप होता है इसका, फिफ्थ स्टेप बहिक्षेपण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इजेशन। अब डाइजेशन के पश्चात सारी प्रोसेस ये हो गई हैं, फिर कुछ फूड कंपोनेंट ऐसा होता है, फूड स्टफ जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू कहलाता है। इसका डाइजेशन नहीं होता है, ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में और एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता है। वो पदार्थ
वो कंपोनेंट शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक होता है, जिसको शरीर से बाहर निकाला जाता है, उसे हम बहिक्षेपण कहते हैं या इजेक्शन कहते हैं। तो आपने देखा कि पोषण में एक सीक्वेंस के थ्रू ये जो सारी प्रोसेस हो रही है, ये सीक्वेंस के थ्रू हो रही है। सबसे पहले क्या हुआ, भोजन का ग्रहण हुआ, उसके बाद उसका पाचन स्टार्ट हो गया और फिर अवशोषण हुआ, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। तो ये सम्मिलित रूप से जो प्रोसेस हो रही है, अर्थात इसको डिफाइन करेंगे तो भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर उसका पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं बहिक्षेपण को सम्मिलित रूप से पोषण कहते हैं। इसके पश्चात हम जानेंगे पोषण कितने प्रकार का होता है। आइए देखते हैं। पोषण मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार से होता है? पोषण मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। फर्स्ट वन इज स्वपोषण, यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड सेकंड वन इज परपोषण, जिसको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी कि पोषण के में दो टाइप्स हैं, जिसको हम स्वपोषी कहते हैं या स्वपोषण कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एंड सेकंड वन इज परपोषण या परपोषी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब दोनों में क्या अंतर है, आप देखिए। पहले हम फर्स्ट को डिस्क्राइब करते हैं। स्वपोषण इसलिए कहा गया है, जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो रॉ मटेरियल का यूज करके अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं। अतः सभी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे होते हैं, उनको हम स्वपोषी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ चीजें आवश्यक होती हैं, जैसे हम इसको और बेटर तरीके से समझने का प्रयास करें इस फिगर के माध्यम से। आपने देखा ये, इसको समझ लिया होगा। जो शेप है इसका, ये क्या है, लीफ है। अब ये लीफ में यानी कि जो वाटर है, ये वाटर कहाँ से आया, एब्जॉर्ब बाय रूट्स। रूट्स जल को एब्जॉर्ब करती हैं, मृदा से, मिट्टी से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और जाइलम तक का जो मेन फंक्शन होता है वो इस जल को पौधे के सभी भागों तक पहुंचा देता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, अब क्या होता है, 6 CO2 प्लस 12 H2O, ये वही जल है जो यहाँ से आ रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, सनलाइट पड़ती है, ये सनलाइट है। अब क्या होगा, ये एटमॉस्फेयर से CO2 आई है, फ्रॉम एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर ग्लूकोज की सिंथेसिस होगी, C6H12O6 प्लस 6H2 प्लस 6O2। ये ऑक्सीजन गैस बनती है और आप जानते हैं स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा के थ्रू फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। अब यहाँ समझने का प्रयास करिए कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो रूट्स के द्वारा आए हुए हैं आता है और स्टोमेटा पत्तियों पर रंध्र होते हैं, इनके थ्रू CO2 एटमॉस्फेयर में जो मौजूद है वो आती है
यहाँ पर रिएक्शन होती है 6CO2 + 12H2O सनलाइट जो कि मौजूद है नेचुरल सोर्स एनर्जी का, और क्लोरोफिल पत्ते में है। इन चारों चीजों से आपस में रिएक्ट करके क्या होता है कि जो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, फूड है, और 6H2O ये रिसर्च के द्वारा रिलीज हो जाता है, और ये 6O2 एटमॉस्फेयर में जब रिलीज होती है तो फिर क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो लिविंग बीइंग करते हैं, यानी कि कैटाबॉलिक प्रोसेस जो स्टार्ट होती है, कैटाबॉलिज्म। इस कैटाबॉलिज्म में ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं और फूड की बर्निंग होती है, फिर एनर्जी बनती है और साथ ही साथ CO2 प्रोड्यूस होती है। यही CO2 फिर रिसाइकल्ड होकर के फिर आती है। तो इस प्रकार से जो सभी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फूड की सिंथेसिस करते हैं, और फूड की सिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल यूज होते हैं, या कह लीजिए 4 कंडीशन आवश्यक हैं। एक H2O, दूसरा CO2 और सनलाइट और क्लोरोफिल। इनके सहयोग से ये फूड की सिंथेसिस हो रही है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं सभी ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। सेकेंड वन इज, हमने अभी बताया था कि दूसरा पार्ट इसका परपोषी, डी पार्ट बताया था। परपोषी से अभिप्राय है कि जो जंतु भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं, या हम कह सकते हैं सभी जंतु परपोषी होते हैं। एक्सेप्शन होते हैं जैसे यूग्लिना, तो कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है प्लांट्स और एनिमल के बीच की, क्योंकि वो फूड की सिंथेसिस कर लेता है उस कंडीशंस में, लेकिन जो फूड का इंटेक होता है उसमें एनिमल्स की तरह भी होता है, इसलिए इसको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। प्लांट्स और एनिमल के बीच संयोजी कड़ी करते हैं। तो परपोषी से अभिप्राय है सिंपल कि जंतु भोजन के लिए दूसरों पर या पौधों पर निर्भर होते हैं, और ऐसे जंतु परपोषी कहलाते हैं। तो आपने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लिया। अब इसके पश्चात हम समझने का प्रयास करेंगे यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय जीवों में भोजन का इंटेक कैसे होता है, यानी कि न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आइए देखते हैं न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक कोशिकीय जीवों में पोषण। एक कोशिकीय जीवों में पोषण किस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर आपको एक बहुत ही प्रचलित जीव है जिसका हम जिक्र करते हैं, जैसे कि अमीबा। मोस्टली सभी ने सुना है, अमर प्राणी के नाम से जाना जाता है, अमर प्राणी कहते हैं, इमॉर्टल एनिमल्स के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हम बताते हैं भोजन किस प्रकार से लिया जाता है और कैसे इसका यूटिलाइजेशन होता है। देखिए, अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता, कैसे बनाते हैं अमीबा हो गया। जरूरी ये है कि एक सेल है, सिंगल सेल बॉडी होती है, न्यूक्लियस अनिवार्य है। सपोज करिए ये क्या है, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, प्लाज्मा लेना। जब भोजन हार्ड होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, तब ये विधि अपनाई जाती है जो हम बताने जा रहे हैं। लिक्विड फूड अगर प्रेजेंट है इसके आसपास में, तो दूसरी विधि अपनाई जाती है जिसको हम सामान्यतः कोशिका पायन या पाइनोसाइटोसिस कहते हैं। यहाँ पर जो विधि अपनाई जा रही है, तो देखिए जैसे ये फूड कंपोनेंट है जो अमीबा से शरीर से बाहर है, उसके पास में आता है, और फिर क्या होता है जब ये प्लाज्मा लेमा के कांटेक्ट में आएगा तो ये प्लाज्मा लेमा में इनवेजिनेशन स्टार्ट हो जाता है, मींस अंदर की ओर वो धंसने लगती है। इस प्रकार से कप लाइक स्ट्रक्चर बनने लगता है, बन जाता है, और फूड कंपोनेंट जो है अंदर की ओर उस इनवेजिनेशन में आता है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि ये फूड मॉलिक्यूल्स जो है अंदर आ गया इस प्रकार से।
और उसके चारों ये फूड वैक्यूल बन जाती है, फूड वैक्यूल, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको खाद्य रिक्तिका। फूड वैक्यूल या खाद्य रिक्तिका बन गई, न्यूक्लियस होगा, जानते हैं। फिर क्या होता है, इस फूड वैक्यूल के अंदर ही कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम के सहयोग से इसका डाइजेशन होगा। कैसे? अब इसका डाइजेशन हो गया, यानी कि ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूट गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर डाइजेशन हो गया। इसके पश्चात एसिमिलेशन होगा, इससे डाइजेस्टेड फूड इसके साइटोप्लाज्म में आकर के बाहर डिफ्यूज आउट हो जाएंगे और मिल जाएंगे, जिसको आप अम्लीकरण कहते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो सही बॉडी है और ये सरफेस पे आने के बाद भी ब्रश करती है प्लाज्मा लेमा और ये बाहर निकल जाता है, इसी को कहते हैं इजेशन। तो ये एक कोशिकीय जीव में या कह लीजिए अमीबा में इस प्रकार से न्यूट्रिशन होता है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, ये फूड था, फूड जब उसके कांटेक्ट में आता है प्लाज्मा लेमा के, इस प्लाज्मा, इसको कहते हैं प्लाज्मा लेमा। अब फूड से कांटेक्ट में आने के पश्चात वो अंदर की ओर धंसने लगी, इन्वेजिनेशन बन गया, यानी कि इस तरह से कप टाइप स्ट्रक्चर बनता है और ये इसमें अंदर की ओर आ रहा है। फिर क्या होता है कि फूड आया और उसके चारों में एक लेयर बन गई, जिसको खाद्य रिक्तिका कहेंगे। खाद्य रिक्तिका में डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलते हैं और फूड का डाइजेशन होता है। उसके पश्चात एसिमिलेशन, यानी कि डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज आउट होकर के साइटोप्लाज्म में मिक्स हो गया है, जिसको एसिमिलेशन या स्वामीकरण कहेंगे। और अनडाइजेस्टेड फूड जो है प्लाज्मा लेमा के कांटेक्ट में आता है, प्लाज्मा लेमा ब्रस्ट करती है और बाहर निकल जाता है, इसे हम इजेशन कहेंगे। तो इस प्रकार से वो सारी क्रिया जो मैंने अभी न्यूट्रिशन की बताई थी वो इस एक कोशिकीय प्राणी में भी संपन्न हो रही है। तो इतना मैंने आज पढ़ लिया, रिविजन कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन कैसे होता है। थैंक यू बच्चों।